स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंध। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेंगे। वित्तीय प्रबंध व्यवसाय का जीवन रखता है। यह उद्योग एवं वाणिज्य के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार पहिए को चिकनाई देने वाला तेल, हड्डियों के लिए मज्जा, नाड़ियों के लिए रक्त। वर्तमान समय में वित्त के बिना कोई भी व्यवसाय या उद्योग अथवा निगम अपने कार्य को संचालित नहीं कर सकता। कोई भी व्यवसाय को प्रारंभ करने, सुचारू रूप से चलाने, विकसित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त के अभाव में अच्छी से अच्छी योजनाएं केवल कागजों पर ही रह जाती है, और यदि पर्याप्त वित्त के अभाव में किसी योजना को कार्य रूप दे भी दिया जाए तो बाद में उसे संचालन एवं नियंत्रण में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में कभी कभी अपर्याप्त व्यावसायिक असफलता का कारण न हो। अतः हम ये कह सकते हैं, बिना पर्याप्त वित्त के कोई भी व्यवसाय जीवित नहीं रह सकता। तब बिना प्रभावपूर्ण वित्तीय प्रबंध के कोई व्यवसाय समृद्ध एवं विकसित नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं एरियाज ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज यानी वित्तीय क्रियाओं का जो क्षेत्र है उसके बारे में। वित्तीय प्रबंध कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित होता है। प्रत्येक क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधक मुद्रा के प्रबंध से सरोकार रखता है। इन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं, इनकी समस्याएं भी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की वित्तीय क्रियाओं के इन क्षेत्रों को 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला सार्वजनिक, दूसरा है व्यावसायिक वित्त अर्थात व्यावसायिक क्रियाओं के लिए आवश्यक धन को प्राप्त करना एवं उनके प्रबंध का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है संस्थागत वित्त, किसी भी देश की आर्थिक संरचना में अनेक वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंकिंग, बीमा कंपनी, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं होती है, अर्थात संस्थागत वित्तीय पूंजी निर्माण से संबंधित होता है और अर्थव्यवस्था की वित्त पूर्ति का कार्य करता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त, जब मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाती है तब व्यक्ति, व्यवसाय और सरकार सभी को विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक देश की अपनी मुद्रा होती है जिसे दूसरे देशों में माल या सेवाएं क्रय करने पर उस देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त में राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर व्यक्तियों एवं संगठनों में कोषों का प्रवाह तथा इन प्रवाहों का कुशल प्रबंधन करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। पांचवा है वित्तीय प्रबंध, व्यावसायिक संस्थाओं की क्रियाओं के संचालन हेतु कोषों की प्राप्ति और उनके कुशल उपयोगों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज के इस प्रतिस्पर्धा युग में बाजार में व्यवसाय को अपने विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोषों का सही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए वित्तीय प्रबंध की सहायतार्थ अनेक गतिविधियों के विकास किया जाता है। वित्तीय प्रबंध में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस में इसके मीनिंग एंड अप्रोच के बारे में, जिसमें 2 अवधारणाएं बनी हुई है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करते हैं। वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा के प्रारंभिक अवस्था में वित्तीय प्रबंध की भूमिका को सीमित रखा है। इस विचारधारा के अनुसार वित्त का प्रमुख कार्य कोषों की व्यवस्था करना तथा आवश्यकता अनुसार समय समय पर कुछ अन्य कार्य संपादित करने तक सीमित है। संक्षेप में हम इस विचारधारा को इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला होता है, इस विचारधारा के अनुसार पहला बिंदु है कोषों की प्राप्ति। वित्त का प्रमुख कार्य विभिन्न संस्थाओं से संपर्क स्थापित करके उपक्रम के जो निर्धारित उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के लिए स्रोतों और आवश्यक कोषों को एकत्रित करना और उनका प्रबंध करना। दूसरा है प्रासंगिक कार्य। वित्तीय कार्य का समग्र उपक्रम के दैनिक संचालन में न होकर कभी कभी उत्पन्न होने वाली समस्याओं जैसे कंपनी का प्रवर्तन, पुनर्गठन, विस्तार, समापन आदि होता है। तीसरा आंतरिक प्रबंध की अवहेलना। संस्था के आंतरिक प्रबंध की तुलना में विनियोजकों के मार्गदर्शन पर अधिक ध्यान देता था, अतः इसे बाहरी व्यक्तियों द्वारा उपक्रम को झांकने की विचारधारा भी कहते हैं।
चौथा है दीर्घकालीन वित्त पूर्ति। इसमें वित्त पूर्ति के दीर्घकालीन जो स्रोत है, उनकी जो समस्याएं हैं, उन पर बल दिया जाता है। पांचवा है वर्णनात्मक प्रकृति। वित्तीय प्रबंध के विभिन्न पहलुओं पर व्यवसाय विश्लेषण करने के बजाय वर्णनात्मक प्रकृति का था। कोई भी वित्तीय निर्णय विश्लेषणात्मक नहीं होता था। अतः इस परंपरा के अनुसार वित्तीय कार्य अथवा वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में बाहरी स्रोतों से कोषों का संग्रहण करना ही सम्मिलित था। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन, यानी वित्त कार्य की आधुनिक विचारधारा। वित्त कार्य का परंपरावादी दृष्टिकोण अति वर्णनात्मक था। यह बहुत कुछ विश्वकोश की भांति तथा पर्याप्त विश्लेषणात्मक नहीं था। इसमें कुछ घटनाओं के समय वित्त पूर्ति पर बल दिया गया। परिणाम स्वरूप 1950 के 50 अनेक आर्थिक एवं पर्यावरणीय घटनाओं यथा प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि, व्यवसाय के आकार में वृद्धि, समामिलित संस्थाओं का विकास, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण व्यवसाय के प्रबंधकों के लिए एक आवश्यक हो गया कि वित्तीय साधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए। कुल मिलाकर हम अगर बात करें तो इस अवधारणा में निम्न बिंदुओं को शामिल किया जाता है। पहला, संस्था की पूंजी की आवश्यकताओं का निर्धारण करना। दूसरा, आवश्यक कोषों की प्राप्ति ताकि अनुकूलतम पूंजी संरचना का निर्माण किया जा सके। तीसरा, विभिन्न संपत्तियों में कोषों का आवंटन। और चौथा, कोषों के कुशलतम उपयोग के लिए वित्तीय नियंत्रण। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय कार्य केवल कोषों का संग्रहण करना ही नहीं है, बल्कि पूंजी का प्रभावपूर्ण एवं मितव्ययपूर्ण उपयोग करना भी है। अब हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी वित्तीय प्रबंध के अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से वित्तीय प्रबंध दो शब्दों से मिलकर वित्त प्रबंध से बना है। वित्त शब्द का अर्थ है धन प्राप्ति के साधनों को जुटाना तथा व्यवसाय की मौद्रिक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाकर उनके आधार पर इन साधनों का आवंटन करना। अर्थात प्रबंध शब्द से अभिप्राय किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय क्रियाओं और भौतिक संसाधनों के नियोजन, संगठन, समन्वय और नियंत्रण से है। इस प्रकार वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध की वह शाखा है जो संस्था के वित्तीय साधनों के नियोजन एवं नियंत्रण से संबंधित है। अर्थात वित्तीय कार्य का प्रबंध, दूसरे शब्दों में वित्तीय प्रबंध मुद्रा प्रबंध के उपाय एवं साधन है, यानी वेज एंड मीनिंग है। अर्थात वित्तीय साधनों का निर्धारण, व्याप्ति, आवंटन एवं उपयोग है। अब हम बात करें हावर्ड एंड उपटन के अनुसार तो नियोजन एक नियंत्रण कार्य को वित्तीय कार्यों पर लागू करना वित्तीय प्रबंध कहलाता है। अगर हम इजरा सोलोमन के अनुसार बात करें, वित्तीय प्रबंध का आशय एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत अथवा पूंजी कोष के कुशलतम उपयोग से है। अगर हम इन उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में ये कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध व्यवसाय प्रबंध का एक फंक्शनल एरिया है। यह संपूर्ण प्रबंध का एक भाग है। इसका संबंध मुख्य आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त विधि द्वारा कोषों की प्राप्ति, इन कोषों का लाभप्रद उपयोग, भावी क्रियाओं का नियोजन तथा वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, बजटन, सांख्यिकी व अन्य विधियों द्वारा चालू संपत्तियों के नियंत्रण से है। अब हम बात करते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी वित्तीय प्रबंध की जो प्रकृति और इसकी जो विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता है व्यवसायिक प्रबंध का अभिन्न अंग। वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक प्रबंध का अभिन्न अंग होता है यदि इसे प्रबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसलिए वित्तीय प्रबंध उच्च प्रबंध टोली के सक्रिय सदस्यों में से एक है। दूसरी विशेषता है सतत प्रशासनिक कार्य। परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्तीय कार्य केवल कोषों की व्यवस्था करने तक ही सीमित था। अतः यह कार्य यदाकदा विशिष्ट परिस्थितियों जैसे प्रवर्तन, पुनर्संगठन, संविलियन, एकीकरण आदि में उत्पन्न होता था। किंतु आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय कार्य एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि वर्तमान समय में व्यवसाय के प्रत्येक संचालन के लिए कोषों के संग्रहण, उसके विवेकपूर्ण उपयोग का जो दायित्व है उसके लिए कार्य क्षेत्र में आता है। तीसरा है वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक। वर्तमान समय में वित्तीय कार्य वर्णनात्मक कार्य तथा वैज्ञानिक
एवं विश्लेषणात्मक अधिक है। यदि परंपरागत वित्तीय कार्य वर्णनात्मक अधिक एवं विश्लेषणात्मक कम था, आज विभिन्न वित्तीय निर्णय लेते समय वित्तीय विश्लेषक एवं विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन हेतु आधुनिक गणित एवं सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है केंद्रीकृत प्रवृत्ति। प्रबंध के समस्त कार्य क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंध का या वित्तीय कार्य की मूल केंद्रीकृत स्वभाव का होना है। उपक्रम के अन्य कार्य जैसे उत्पादन, विपणन, सेवा विवर्गीय की भांति वित्तीय कार्य का विकेंद्रीकरण वांछनीय नहीं है, क्योंकि वित्तीय कार्य के केंद्रीकरण द्वारा ही व्यवसाय के उद्देश्य को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। पांचवी विशेषता है लेखांकन कार्य से भिन्न। बहुत से व्यक्ति अनेक शर्तों एवं अभिलेखों के समान उपयोग के आधार पर वित्तीय कार्य एवं लेखांकन कार्य को एक ही मानते हैं, किंतु वित्तीय कार्य लेखांकन कार्य से भिन्न है। मूल रूप से लेखांकन का कार्य संबंध संग्रहण करना है, जबकि वित्तीय कार्य निर्णय के लिए संबंधों के विश्लेषण से संबंधित है। छठी विशेषता है व्यापक क्षेत्र। वित्तीय प्रबंध का जो क्षेत्र है अधिक व्यापक एवं जटिल है। इसका क्षेत्र प्राचीन समय से ही उपक्रम के लिए दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी प्राप्ति करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके कार्य क्षेत्र में उपक्रम की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोषों की प्राप्ति, कोषों का उचित आवंटन एवं उनका अनुकूलतम उपयोग भी आता है। इसके अतिरिक्त यह है लेखांकन, पूंजी बजटन, अंकेक्षण, लागत नियंत्रण, रोकड़ व साख प्रबंधन तथा अन्य दैनिक व्यवहारों के लिए ही उत्तरदायी होता है। इसकी सातवीं विशेषता है सभी प्रकार के संगठनों में लागू, यानी जो वित्तीय प्रबंध है सभी प्रकार के निर्माणी तथा सेवा संगठनों में लागू होता है, चाहे उनका आकार, प्रकृति, स्वामित्व, नियंत्रण कैसा भी हो। यह कहना है कि वित्तीय प्रबंध लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित निजी संगठनों में ही लागू होते हैं। इस विषय के क्षेत्र में संकुचित करता है। रेमंड चेम्बर्स के अनुसार वित्तीय प्रबंध किसी भी प्रकार के उपक्रम या संगठन में लागू किया जा सकता है, चाहे उसके उद्देश्य या संविधान कैसा भी हो। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स और गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन एक संगठन के वित्तीय कार्य के जो उद्देश्य हैं पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला है व्यवसाय के कोषों की पर्याप्त एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना। दूसरा है पूंजी के पूंजीकर्ताओं को उचित प्रत्याय दिलवाना। तीसरा है लाभदायकता, तरलता एवं सुरक्षा के सिद्धांत के अनुसार पूंजी का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना। चौथा है आंतरिक विनियोग एवं वित्तपूर्ति के लिए एक सुनिश्चित पद्धति तय करना। पांचवा है प्रतिभूतियों के मितव्ययपूर्ण संयोजन द्वारा पूंजी लागत को न्यूनतम रखना। और छठा है वित्त विभाग की जो क्रियाएं हैं संस्था के अन्य विभागों की क्रियाओं से समन्वय स्थापित करना। अब हम बात करते हैं फर्म का वित्तीय उद्देश्य स्वामी के आर्थिक हितों को अधिकतम करना स्वीकार किया गया है, किंतु इस प्रकार असहमति है। स्वामियों के आर्थिक हितों को किस प्रकार अधिकतम किया जा सके, इसके लिए दो मापदंड अपनाए गए हैं, जिसमें पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब हम बात करते हैं लाभ अधिकतम करना यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। प्रत्येक उपक्रम मूल उद्देश्य उसके स्वामियों का हित साधना माना गया है, जिसकी पूर्ति अधिकतम लाभार्जन द्वारा की जाती है। मापदंड के अनुसार उपक्रम के विनियोग, वित्तपूर्ति तथा लाभांश निर्णयों को लाभों को अधिकतम करने की ओर अभिमुख होना चाहिए। उन संपत्तियों, परियोजनाओं एवं निर्णयों का चयन किया जाए जो अधिक लाभप्रद है। निम्नलिखित तर्कों के आधार पर यह बताया जा सकता है कि इसके जो उद्देश्य है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो किस प्रकार हो। पहला है विवेकपूर्ण, दूसरा आर्थिक कुशलता का मापदंड होना चाहिए, तीसरा है प्रमुख प्रेरणा स्रोत होने चाहिए, अधिकतम सामाजिक कल्याण होना चाहिए और निर्णय के आधार पर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य है, जैसे कि विवेचित किया जा चुका है, केवल अस्पष्ट एवं संदिग्ध ही नहीं बल्कि वित्तीय प्रबंध के दो महत्वपूर्ण आयाम जोखिम तथा दूसरा है मुद्रा के समय मूल्य की भी अवहेलना करता है। इसलिए वित्तीय प्रबंध के निर्णय मापदंड के रूप में अब लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य के स्थान पर संपदा अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसे मूल्य अधिकतम करना यानी वैल्यू मैक्सिमम या नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी कहा जाता है। अगर हम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इजरा सोलोमन के अनुसार हम बात करें तो एक व्यवसाय के वित्त प्रबंध का मुख्य उद्देश्य उसकी संपदा अधिक करना होता है। उसके अनुसार ही केंद्र बिंदु है जिस व्यवसाय को अन्य उद्देश्य निर्भर करते हैं। अंशधारियों की संपदा अधिकतम करने का आशय प्रबंध द्वारा कंपनियों के स्वामियों की संभावित भावी प्रत्याय के वर्तमान मूल्य को अधिकतम करना है। संपदा अधिकतम करने के सिद्धांत पर निम्न कारणों पर अधिक जोर दिया गया है या उपयुक्त कहा जा सकता है। पहला है आय का रोकड़ प्रभाव को मापन, दूसरा मुद्रा के मूल्य समय को मान्यता, तीसरा जोखिम एवं अनिश्चितता का विश्लेषण और चौथा है अन्य उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं। उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है संपदा करने का जो उद्देश्य है लाभ कमाने के उद्देश्य से श्रेष्ठ है। दोनों इन लाभों का दीर्घकालीन दृष्टिकोण से विचार किया जाता है। किसी भी संस्था के मूल्य का वास्तविक सूचक इसके अंशों का बाजार मूल्य है जो प्रति अंश अर्जनों का समय, जोखिम आदि सभी घटकों को परिलक्षित करता है। इस प्रकार संपदा अधिकतम करने के उद्देश्य के अनुसार वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य दीर्घकाल में कंपनी के अंशों का जो बाजार मूल्य है उसको अधिकतम करना है। इस कंपनी की जो उन्नति है एवं अंशधारियों की जो संपदा का वास्तविक दिग्दर्शक है। किंतु जैसा कि लॉरेंस जे गिटमैन ने लिखा है, लाभ अधिकतम करना ही संपदा अधिकतम करने की योजना का अंग हो सकता है। संभवतः कभी कभी इन दोनों उद्देश्यों को एक साथ जारी रखा जा सकता है, किंतु लाभ अधिकतम करने को कभी भी संपदा अधिकतम करने के वर्त उद्देश्य पर हावी होने की अनुमति नहीं देता। आज के इस वीडियो में हम अब इतना ही चर्चा करेंगे। थैंक यू।